हेलो एवरीवन, मैं आपकी हिंदी की टीचर हूँ। आज मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाऊँगी। इसके पहले मैंने आपको संधि पढ़ाया है एवं संधि के भेद बताए हैं, जिसमें मैंने आपको बताया है कि संधि के 3 भेद हैं: स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। मैंने आपको स्वर संधि के 5 भेदों के बारे में आपके पिछली कक्षाओं में पढ़ा दिया है। आज मैं आपको व्यंजन संधि के बारे में पढ़ाऊँगी। आइए हम देखते हैं। व्यंजन के बाद यदि किसी स्वर या व्यंजन के आने से उस व्यंजन में जो परिवर्तन होता है वह व्यंजन संधि कहलाता है। अर्थात यदि कोई व्यंजन, एक तरफ कोई व्यंजन आए और उसके बाद कोई भी स्वर या व्यंजन, कुछ भी आ सकता है, कोई भी स्वर आ जाए या व्यंजन आ जाए, तो उस व्यंजन में जो परिवर्तन होगा उसे ही हम क्या कहेंगे? व्यंजन संधि कहेंगे। व्यंजन संधि का पहला नियम कहता है कि वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ण में परिवर्तन। इसमें इस नियम के अनुसार यह बताया गया है कि वर्ग के पहले वर्ण का इसमें तीसरे वर्ण में क्या हो जाता है? परिवर्तन हो जाता है। मैंने आपको पिछली कक्षाओं में पढ़ा चुका है या बताया है कि वर्ग जो होते हैं 5 होते हैं: क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग और प वर्ग। ये क्या हैं? 5 वर्ग होते हैं। मैंने आपको इसको पहले भी पढ़ाया है। इसको हम अगर आपको व्यंजन संधि को समझना है तो आपको ये वर्ग याद रहना बहुत आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है। इसको हम ऐसे याद कर सकते हैं: कचट और तप। ऐसे करके हम इसको याद कर सकते हैं, तो ये हमें क्या हो जाएगा? आसानी से याद हो जाएगा। कचट तप, इसको याद करना व्यंजन संधि को समझने के लिए बहुत ज़रूरी है। तो हमारा यह नियम बताता है कि इसमें वर्ग के पहले वर्ण का तीसरे वर्ग में परिवर्तन। तो ये हमारा पहला वर्ग है, इसका पहला वर्ण है क, तो इसका क्या हो जाता है? तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। तो हमारा तीसरा वर्ण क्या है? ये ग, तो इसका क का हो जाएगा ग में परिवर्तन। ऐसे ही च का जो है ज में परिवर्तन हो जाएगा, ट का ड में परिवर्तन, त का द में परिवर्तन और प का व में परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दिक धन अंत, तो ये हमारा क्या है? पहले वर्ग का पहला वर्ण है क, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? क का तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? क ख ग, तो ये हमारा क्या हो जाएगा? दिगंत। दिक प्लस अंत बराबर दिगंत। क का ग में यानी तीसरे वर्ण में परिवर्तन हुआ है। ऐसे ही हमारा है दिक धन दर्शन, तो ये हमारा क है, इसका किस में परिवर्तन हो जाएगा? तीसरे वर्ण में, तो क्या हो जाएगा? दिग दर्शन। ऐसे ही हमारा है षड धन दर्शन, तो ये हमारा क्या है? इसका ये तीसरा वर्ण है, तो इसका हमारा क्या हो जाएगा? तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा षट दर्शन, ट ठ और ड। ऐसे ही तीसरा वर्ण हुआ। ऐसे ही हमारा है अपधन ज, तो प का जो है इसका जो है तीसरे वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा? प फ ब। यहाँ पे हमारा क्या हो जाएगा? ब। अब्ज, अपधन ज बराबर अब्ज हो जाएगा। तीसरे वर्ण में इसका क्या हो गया? परिवर्तन हो गया है। ऐसे ही हम इसका दूसरा नियम देखते हैं। दूसरे नियम में हमें बताया गया है कि वर्ग के पहले वर्ण का 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाता है। जैसे ये हमारा वर्ग का पहला वर्ण है, उसका हमारा क्या हो जाएगा? 5वें वर्ण में परिवर्तन हो जाएगा। तो हमारा पहला वर्ण है क, इसका 5वां वर्ण क्या है? अंग। 1 2 3 4 5, तो क अगर होगा तो उसका अंग में परिवर्तन, च होगा तो ञ में, ट होगा तो ण में और त होगा तो न में, प होगा तो म में परिवर्तन हो जाएगा। प्रत्येक वर्ग के 5वें वर्ण में इसका परिवर्तन हो जाएगा। जैसे दिया है वाक धनमय, तो क जो है हमारा क्या है? प्रथम वर्ण है, इसका आखिरी 5वां वर्ण क्या होता है? अंग, तो ये क्या हो जाएगा? वांग धन मय। क का क्या हो जाएगा? हमारा अंग में परिवर्तन हो जाएगा, 5वें वर्ण में क्या हो जाएगा? वांग मय। ऐसे ही हमारा है उत धन मेष, तो त हमारा क्या है? पहला वर्ग है, तो 5वां वर्ग इसका क्या होगा? त थ द ध न, तो इसका त का क्या हो जाएगा? न में परिवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा? उत धन में इसका उन्मेष। ऐसे ही हमारा कई एक्सरसाइज है, आपके बुक में दिया है, आप उसको प्रैक्टिस करिएगा। अगला हम देखते हैं 6 संबंधी नियम। इस नियम में हमें बताया गया है कि यदि ह्रस्व स्वर, दीर्घ स्वर या दीर्घ स्वर का मेल छ से होने पर छ से पहले
च को जोड़ देते हैं। कोई भी ह्रस्व स्वर या दीर्घ स्वर आए और उसका छ से अगर हमारा क्या हो, मेल हो, तो हम उसके छ से पहले क्या हो, जोड़ देते हैं, आधा च को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। जैसे दिया है अनुधन छेद, जैसे हमारा दिया है अनुधन छेद, तो हमारा क्या है, दिया गया है कोई भी ह्रस्व या दीर्घ स्वर आए तो उस छ और उसका छ से मेल हो, तो छ के पहले हम क्या जोड़ते हैं, च जोड़ देते हैं। तो हम यहाँ पे च जोड़ देंगे, हमारा क्या हो जाएगा, अनुच्छेद। ऐसे ही हम परिच्छेद में आधे छ आया तो आधा च जोड़ देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, परिच्छेद। अब अगला नियम है आपका, म के बाद जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक अंग या ड़ न म अथवा अनुस्वार हो जाता है। मतलब यदि म आए और जिस वर्ग का व्यंजन आता है अनुस्वार उसी वर्ग का नासिक अथवा अनुस्वार हो जाता है। चाहे ये नासिक के ये जो है ये प्रत्येक वर्ण का ये जो है प्रत्येक वर्ग का ये पांचवा वर्ण होता है वह क्या होता है, नासिक होता है। क्योंकि हम जो जब ये ध्वनियाँ निकालते हैं तो हमारे मुख से हमारे मुख और नाक दोनों से श्वास यानी प्राण वायु निकलती है और यह हमारे नाक से ज़्यादा इसकी वायु निकलती है। इसलिए हम क्या कहते हैं, इसको प्रत्येक वर्ग के पांचों वर्ण को नासिक कहते हैं। तो हमारा क्या हो जाएगा, अगर म के बाद कोई भी वर्ग का व्यंजन आता है, चाहे क वर्ग हो, च वर्ग हो, ट वर्ग हो, त वर्ग हो या प वर्ग हो, तो उसका नासिक में ये पांचों नासिक में या अनुस्वार में परिवर्तन हो जाता है। अनुस्वार हम किसे कहते हैं, जैसे मैं यहाँ लिखूँ अंग, तो अंग के ऊपर ये जो बिंदु लगता है इसे हम क्या कहते हैं, अनुस्वार कहते हैं। यही हमारा अनुस्वार का चिन्ह होता है। अब हम देखते हैं आगे, जैसे दिया हमारा अहम धन कार, तो ये हमारा क्या है, म आया है तो हमारा नियम यही कह रहा है म अगर आए और उसके बाद कोई भी व्यंजन आए तो अनुस्वार में वह क्या हो जाता है, बदल जाता है। तो म है तो ये हमारा म जो है अनुस्वार के रूप में यहाँ आके बदल जाएगा और ये क्या हो जाएगा, अहम धन कार बराबर अहंकार। ये वो हमारा म जो है अनुस्वार बन के यहाँ आ गया है। ऐसे ही अलम धनकार बराबर अलंकार, हमारा म का जो है अनुस्वार में परिवर्तन हुआ है और क्या हो गया, अलंकार। ऐसे ही सम धनगत बराबर संगत, जो हमारा म है यहाँ पे अनुस्वार में परिवर्तित हो गया है और क्या हो गया है, संगत। ऐसे ही अनेक एक्सरसाइज हैं। अब आगे देखते हैं अगला नियम। इस नियम के अनुसार न का ड़ में परिवर्तन हो जाता है यदि संधि करने पर यदि री, र और मूर्धन्य श के बाद न व्यंजन आता है तो उसका ळ हो जाता है, यानी ळ में परिवर्तन हो जाता है। जैसे परिधन मान, तो यहाँ पे हमारा र आया है तो हमारा यही नियम यही कहता है कि र, री और मूर्धन्य स के बाद न आए तो न का परिवर्तन किस में हो जाता है, ळ में। तो हमारा क्या है, परिधन मान, तो हमारा न का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ळ में, और क्या हो जाएगा, परिमाण। ऐसे ही कृष्ण धन न, तो हमारा स के बाद क्या है, न आया है तो न का परिवर्तन किस में हो जाएगा, ळ में, और क्या हो जाएगा, कृष्ण। ऐसे ही प्रमाण, तो प्र का हम क्या करेंगे, प्र में र हमारा पहले ये र जो है हमारा पहले ही है और ये न है, तो र के बाद न आया तो ये न का परिवर्तन ळ में हो जाएगा और क्या हो जाएगा, प्रमाण। ऐसे ही अनेक एक्सरसाइज है, आप इसको अपने बुक से देखिएगा। अब हम आते हैं अगले नियम पे, तो संबंधी नियम। जैसे अगर च और छ हो तो आधा च हो जाता है, ज और झ हो तो आधा झ हो जाता है, ट और ठ हो तो आधा ट हो जाता है, ढ़ और ढ हो तो आधा ढ हो जाता है और ल हो तो आधा ल हो जाता है। इसके बाद का नियम है, त के बाद अगर श आए तो त का च में परिवर्तन हो जाता है और स का छ में परिवर्तन हो जाता है। ऐसे ही अगला नियम है, त के बाद अगर ह आए तो आधा त प्लस आधा द हो जाता है और ह का ध में परिवर्तन हो जाता है। जैसे कुछ एग्जाम्पल आपको दिए गए हैं, उत धन लाश, तो यहाँ पे आपने पहले ही पढ़ा था कि अगर ल आए तो उसका आधा ल हो जाता है। तो हमारा क्या है,
संधि करने पर। तो अगर ये संधि हुआ है हमारा तो ल आया है तो इसका क्या हो जाएगा, आधा ल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा, तो का आधा ल हो जाएगा, क्या हो जाएगा, उल्लास। ऐसे ही है हमारा सत धन जन। तो हमने आपको पहले ही पढ़ाया था कि अगर ऐसे ही मैंने आपको पहले ही पढ़ाया था कि सत धन जन। यहाँ पे पहले पढ़ाया था कि ज और झ हो तो आधा ज हो जाता है। तो ये क्या हमारा ज आया है संधि करने पर, तो का क्या हो जाएगा, आधा ज में परिवर्तन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, सज्जन। ऐसे ही आपका अगला है उत धन चारण। तो अगर मैंने यहाँ पे आपको बताया था कि च और छ हो तो आधा च हो जाता है। तो यहाँ संधि करने पर हमारा क्या है, च आया है तो त जो है हमारा आधा च में परिवर्तित हो जाएगा और क्या हो जाएगा, उच्चारण। ऐसे ही आपके बहुत सारे एक्सरसाइज आपके बुक में दिए गए हैं, आप उस एक्सरसाइज को अच्छे से करिए और आप संधि को याद करते रहिए। जितना पढ़ेंगे उतना ही आपको संधि समझ में आएगी। जैसे आपको संधि समझने के लिए पांचों वर्ग का याद होना बहुत ज़रूरी है। मैंने आपको पहले ही बता दिया था कि आपको ऐसे कचट तप ऐसे करके आप इसको याद कर सकते हैं। इसको लाइन से याद करना ज़रूरी है, तभी आपको संधि समझ में आएगी। और आप जितना संधि को पढ़ेंगे उतनी ही संधि समझ में आएगी। आपको इसकी सारे नियम को, जितने भी नियम संधि के बताए गए हैं सब याद करना पड़ेगा और उसको अच्छे से एक्सरसाइज, ज़्यादा से ज़्यादा एक्सरसाइज प्रैक्टिस कीजिए कि आपको जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ही समझ में आएगा। अब मैं आपको इसके आगे का जो विसर्ग संधि है वो आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगी। तब तक आप इसको अच्छे से प्रैक्टिस करिए और पढ़िए। थैंक यू।